नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे मॉनसून जारी, चुनौतियां भारी की। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। इसका असर आम जनजीवन के साथ ही धार्मिक आयोजनों पर भी दिख रहा है। यही वो समय है जब विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा चरम पर है और लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन लगातार बारिश और भूस्खलन राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा अब तक 2 बार अस्थायी रूप से रोकी जा चुकी है। वहीं समस्या सिर्फ पहाड़ों तक नहीं, जहां एक और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहे हैं तो मैदानों में जलभराव ने कई निर्माण कार्यों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा चोट प्रदेश की लाइफलाइन सड़कों को लगी है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में देहरादून के प्रेमनगर में नवनिर्मित पुल बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ। हरिद्वार के ललतारो पुल के पास सड़क अचानक धंस गई, जिसमें एक महिला गहरे गड्ढे में गिरकर घायल हो गई। प्रारंभिक जांच में लगातार बारिश और पुराने सीवर कार्य को वजह माना जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मानसून और सक्रिय होगा, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। इसी बीच निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार का दावा है चारधाम यात्रा के लिए आपदा प्रबंधन, मौसम निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और प्रभावित क्षेत्रों को समय पर ठीक किया जा रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार के दावे सिर्फ कागजों तक है। धरातल पर हालात बदतर हैं और अब तक लापरवाह अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते सत्ता पक्ष आरोपों को खारिज कर अपनी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ चारधाम यात्रा अपने पीक पर है, दूसरी तरफ बारिश ने राज्य सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी है। बाबा केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन को आए लाखों श्रद्धालुओं को भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 2 बार यात्रा भी रोकनी पड़ी। वहीं प्रदेश के पहाड़ दरक रहे हैं और मैदान जलभराव से जूझ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान सड़कों को हुआ है। देहरादून के प्रेमनगर में नया बना पुल बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। हरिद्वार में ललतारो पुल के पास सड़क अचानक धंस गई। कारण लगातार बारिश और पुराना सीवर काम है। वहीं मौसम विभाग ने आगे और तेज बारिश का अलर्ट दिया है। हालांकि सत्ता पक्ष निर्माण कार्य को पुनः तेजी से करने और यात्रा को प्रभावित न होने देने के दावे कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष का मानना है कि सरकार के दावे बड़े हैं पर जमीन पर कुछ नहीं। वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जिम्मेदार अफसरों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिस पर सत्ता पक्ष का जवाब है काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जो भी ढिलाई कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को सोनप्रयाग में जो है 139 जो है मिलीमीटर रेनफॉल मिला है, जो बहुत भारी वर्षा की कैटेगरी में आता है। और 2-3 स्थानों पे हमारे को भारी वर्षा का भी रिकॉर्ड मिला है। मॉडरेट रेन काफ़ी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे जो है मॉडरेट रेन भी मिला है। तो वर्षा अगर हम देखें इस महीने का, अगर हम देखें अभी तक का 30 जुलाई हो गया है, तो हमको 442 मिलीमीटर के आसपास मिल गया है, जबकि एवरेज जो है नॉर्मल जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 403 है। तो प्लस 10% हमारा अभी चल रहा है। देखिए, अभी तो पिछले टाइम तक जो जब यात्रा थी तो पिछले आंकड़ों को तोड़ के जो पिछली पूरी यात्रा में संख्या आई थी उससे ज़्यादा ही क्रॉस हो गई थी। और अब वर्तमान में देखिए, सड़क नहीं, चारधाम यात्रा के अंतर्गत सड़क है, स्वास्थ्य है, विद्युत है, ठीक है ना, फिर अन्य अन्य व्यवस्थाएं हैं। उन सब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिन्न भिन्न समूहों पर लेकर आपदा प्रबंधन की बैठकें सरकार में आयोजित की थी। साथ ही सरकार के द्वारा लगातार जितने भी जिलाधिकारी हैं जो इस कार्य से जुड़े हैं, प्रशासन है, पुलिस अधिकारी हैं, सबको इस 24/7 काम करने के लिए निर्देश जारी किए थे। उसी के दृष्टिकोण से आज आपने देखा होगा कि सभी स्वास्थ्यों में स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त दुरुस्त है। जहां गड्ढे हो गए उन सड़कों को गड्ढों से भरने के लिए काम हो रहा है जैसे ही मौका मिलता है। इसी प्रकार विद्युत लाइनें टूटी हैं, ढीली हो गई हैं, तार टूट गए हैं, उन पर सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए ट्रांसफार्मर खराब है उनको। उत्तराखंड की सरकार ने अभी कोई आपदा की तैयारी नहीं की है। हम लोग अभी थोड़े दिन पहले आपदा प्रबंधन के IT पार्क वाले ऑफिस में गए थे। वहां पर केवल
अधिकारियों के नाम तो लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी आपदा प्रबंधन की कोई टीम वहाँ पर मौजूद नहीं है। पूरे अगर यदि हम तो भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे उत्तराखंड में आपदा ना आए, और अगर यदि आपदा आई तो ये वही हर साल की तरह होगा कि हर फिर मुख्यमंत्री जी बयान देंगे कि हम राहत कार्य बचाव कार्य जारी है, फील्ड में यूनिटें लगी हुई हैं, लेकिन जस का तस आज थराली हो धराली हो, दोनों आपदाओं का हमें सबक लेना चाहिए। आज भी मलबे के नीचे लोग हमारे दबे हुए हैं, हमारी संपत्तियों का कुछ पता नहीं है। तो उत्तराखंड की यात्रा में आप कह रहे थे कि यात्रा रुकनी पड़ रही है, हर बार सड़कें बंद हो जा रही हैं। जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ, और क्षतिग्रस्त होने के बाद 16 करोड़ की लागत से पुल और जो सड़क है उसका निर्माण किया गया है। लेकिन 16 करोड़ व्यय करने के बाद भी वो मात्र 16 दिनों में जो है सड़क टूट गई है। भाई इसकी जवाबदेही किसकी है? पहले तो मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, तो जिस ठेकेदार ने निर्माण कार्य वो अंजाम देने का काम किया उसको ब्लैक लिस्ट करते, अधिकारियों को निलंबित करते, उसके बाद जांच होती, जो तथ्य आते उसको अनुसार आगे कार्रवाई करते। देखिए, राजनीति करने वाले इस पे राजनीति ही करेंगे, क्योंकि विपक्ष है। अब उनको तो ऐसा लगता है कि आपदा में उनको अवसर मिल गया तो वो हर अवसर को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से नंदा की चौकी वाले पुल को देखने का काम किया, उसे गंभीरता से लिया, और उसे तुरंत जो हमारे जिला अधिकारी थे उन्होंने सुबह से खड़े होकर शाम तक उस पुल को बनाने का काम भी किया, और सही तरीके से उसमें उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो लोग इसमें शामिल होंगे, कोई भी हो इसमें, उनके खिलाफ जाँच भी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तराखंड के लिए मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक बड़ी परीक्षा भी कहा जा सकता है। एक और आस्था की डोर से बंधी चार धाम यात्रा को हर कदम पर प्रकृति की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर पहाड़ से लेकर मैदान तक सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचा बारिश के आगे कमजोर साबित हो रहा है। प्रेमनगर का क्षतिग्रस्त पुल और हरिद्वार में ललतारों के पास धंसी सड़क इसी लापरवाही की निशानी है। सरकार भले ही आपदा प्रबंधन और समयबद्ध मरम्मत के दावे कर रही हो, लेकिन विपक्ष के सवाल भी लाजमी है कि आखिर निर्माण की गुणवत्ता पर निगरानी क्यों नहीं और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि दावों के साथ धरातल पर भी ठोस कदम उठें, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था भी सुरक्षित रहे और आम जनता का भरोसा भी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में हैं, और दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आशीष सैनी जी के साथ, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, सड़कें धसी हुई हैं, लोग परेशान हैं, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार राज्य की सरकार है, और जब ये 16 दिन के अंदर ही जो पुल टूटा है, और इसके लिए तो पीडब्ल्यूडी मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस अब इस्तीफे पर अटकी हुई नहीं नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल हम इन सब का इस्तीफा मांग रहे हैं, किसी लायक नहीं लोग। अभी आपने देखा होगा अखिलेश समझ जी ने क्या कहा, 16 दिन के अंदर मात्र 3 घंटों में हमने उस पुल में मलबा भर के ठीक कर दिया। अभी लाल टप्पड़ जब जाएंगे हरिद्वार रोड पे, वो पुल 1 साल से टूटा पड़ा है, उसका भी काम भी शुरू नहीं हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ बोलने के अलावा तो कोई काम है नहीं। और जब विपक्ष की कोई बात सवाल पत्रकारों के माध्यम से या किसी माध्यम से पूछे आते हैं, कह देते हैं कि विपक्ष का काम तो आलोचना करना है। अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और लोकतांत्रिक तो इन्हें सरकार में रहने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। ये खाली ये जेल ही टूटी है, और भी बहुत सारी जगह है, अचानक धस जा रही है, अचानक टूट जा रही है। इतनी टॉप क्वालिटी की मशीनें हमारे पास हैं जो जमीन के अंदर की हरकतों की जानकारी ले सकते हैं। पता नहीं उन मशीनों में जंग लगाने में क्या मजा आता है, और ये सुझाव के रूप में मांगते हैं। हम हमेशा ही कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा को गंभीरता से लेना चाहिए। प्राकृतिक आपदा मानव द्वारा बनाए गए निर्माण से नहीं रुकेगी। वो जो पानी में अपना रास्ता पकड़ेगा वो पकड़ेगा ही।
आप उस रास्ते पर निर्माण कर देंगे तो वो गलत होगा। सॉइल जो ये पुल वाला मामला है, इससे जमीन के संबंध में जो सॉइल डिपार्टमेंट की वो रिपोर्ट है, उसका आज तक पता ही नहीं कि वो कहाँ है, बनी है नहीं गई है। और अभी 2 महीने पहले हम वनों में आग लगने की बात कर रहे थे। अभी इनकी सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 132 केवी का सब स्टेशन लगा दिया और उसकी परमिशन बाद में हुई और उसका इंस्टॉलेशन पहले करना शुरू कर दिया। यानी ये सरकार जिस तरीके की तानाशाही में, गैर जिम्मेदारी में और इस तरह का प्राकृतिक आपदाओं का नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं, जहां कहा हाईवे निकालकर हजारों पेड़ काट दिए जा रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि पेड़ काटने आपको आवश्यक हो रहे हैं तो एनजीटी के आदेश है कि एक पेड़ के स्थान पर 2 पेड़ आपको लगाने। और जब हमने इनसे सूचना अधिकार में प्राप्त किया कि वो पेड़ कहाँ लगे तो पता लगता है कि हरियाणा में लगे हैं। भाई पेड़ आप उत्तराखंड में काट रहे हो, लगा हरियाणा में रहे हो। और हरियाणा में तो जहाँ मुझे लगता नहीं कि कोई जमीन इतनी सस्ती है कि उस पर आप पेड़ लगा सकते हैं जो उत्तराखंड के पर्यावरण के बैलेंस करने के लिए। तो ये कुल मिलाकर एक झूठ का पुलिंदा और एक गैर जिम्मेदारी का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनके प्रबंधन का काम ही कर सकते हैं। अभी आपने एक व्यक्ति को और अपने प्रोमो वीडियो में दिखाया था, उनका नाम है विनय रोहला। विनय रोहला जो प्राकृतिक आपदाएं आती है इस संबंध के राज्य मंत्री का काम देख रहे हैं। आज जिस समय आप ये डिबेट करा रही हैं, इस समय तक भी उन्होंने इस प्रबंधन के लिए, इसके आपदाओं के लिए या किसी भी तरह के प्रबंधन के लिए, निकासी के लिए एक सिंगल प्रस्ताव भी राज्य सरकार को दिया ही नहीं, सिवाय भाषण देने के और भाजपा के लिए प्रचार करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हमारा यही कहना है कि जिस सरकार को हम राष्ट्र और धर्म के नाम के झूठे आडंबर के नाम पर चुनते हैं वो सरकार भ्रष्ट है, बेईमान है, नाकारा है और किसी काम की नहीं है और उससे ऊपर भ्रष्ट भी है। ठीक है सर, चलिए आपकी बात आ गई, लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमानों को पहले रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से, बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? लगातार अभी आशीष जी ने कहा कि भाई हम तो इस्तीफे की मांग करते हैं, आपको दे देना चाहिए। आखिर ये जब आपदा का हम साफ तौर पर देखिए, बरसाती मौसम प्रदेश के लिए, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए उत्तराखंड में ठीक नहीं होता है, अलग अलग आपदाएं आती हैं और भौगोलिक स्थितियां ऐसी ही हैं, हम सब इस चीज से वाकिफ हैं। बावजूद इसके आखिर विकास सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से क्यों नहीं किया जाता? कम से कम सड़कों को तो आप ठीक कर ही सकते हैं। देखिए गरिमा जी, निश्चित रूप से एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को, पूर्व में कांग्रेस के और भविष्य में किसी और पार्टी की रहेगी, प्रकृति उत्तराखंड में हर साल जब भी मानसून आता है प्रश्न पूछती है और प्रश्न इतने कठिन होते हैं कि उसके जवाब जो है वर्तमान सरकार को ढूंढने पड़ते हैं और कभी कभी तो ये देखा जा रहा है कि उनके पास जवाब रहते ही नहीं है। और चाहे वो सरकार 5 साल से हो, 10 साल से हो या 15 साल से हो, विषय ये है कि 15-15 सालों से भी अगर इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, प्रकृति के सवालों के जवाब नहीं है, और वही रटा रटाया हर जैसे मानसून में रटा रटाया भाषण होता है, मानसून में रटा रटाया जैसे इनकी कार्रवाई होती है, मानसून में जैसे रटा रटाया इनकी तैयारी होती है, वैसे ही अगर हर साल चलता रहा तो इसका नुकसान सिर्फ प्रदेश को होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नहीं होने वाला, सरकार को नहीं होने वाला, लेकिन आम जनमानस को होने वाला है। एक साधारण सा प्रश्न मैं हर बार पूछ रहा हूं, आपसे पूछता हूं आपके माध्यम से, स्मार्ट सिटी के नाम में ड्रेनेज नंबर 1 था। आप देहरादून आइए ना, एक बरसात में राजधानी आई है देहरादून, तालाब बन गई, सारी सड़कें तालाब बनी हुई हैं। अब ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? क्या इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था? भारतीय जनता पार्टी के 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी आ रखी है। भीगे मारने के लिए तो ये कम से कम बार कहते हैं कि 2 बार डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार 2 बार हमें मौका दे दिया और ड्रेनेज की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हर बार जब भी आपने, गरिमा जी, जब भी आपने कार्यक्रम रखा, पिछले साल लगातार 3-4 साल से लगातार मैं आपके चैनल में आता रहा हूं, हर बार मौसम हेट इनकी रहती है, हमने हमारी पूरी तैयारी, ड्रेनेज हमने कंट्रोल कर लिया, ड्रेनेज की हमने खोद दिया। हर बार इनका यही रटा रटाया और फिर जब जरे से बरसात आती है सड़कें तालाब बन जाती हैं, नदियां बन जाती हैं। आम आदमी, कल ही 2 बच्चियों की मृत्यु हुई है डूबने से। कौन इसका जिम्मेदार है? मासूम से बच्चे हैं जिन्होंने अपना जीवन काल नहीं देखा, कौन इसका जिम्मेदार है? बताइए ना आप। ठीक है, कहाँ है वो जिम्मेदारी लेने वाले? कहाँ है वो आपदा प्रबंधन के मंत्री? ठीक है, कहाँ है वो राज्य मंत्री? कहने का मतलब है कि जब जनमानस को नुकसान होता है उसकी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है ये सरकार। और वाहवाही लूटने के लिए सबसे पहले, रिबन काटने के लिए सबसे पहले, पुल का उद्घाटन करने के लिए सबसे पहले, और पुल जब गिर गया तो सब भाग गए, एक नजर नहीं आ रहा। इंजीनियरों को पकड़ा जा रहा है, कौन सा इंजीनियर, कौन सा ठेकेदार? अरे भैया पकड़ो
कौन था मंत्री, ठीक है, कहाँ था कमीशन, किसके जेब में गया वो ढूंढो। ठीक है और नहीं, दीपक जी, आपकी बात आ रही है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। गरिमा जी, जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी ने भागना सीख लिया है, और ये हमने दिल्ली में भी देखा, जंतर मंतर में, और इस प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है सर, लौटते हैं हम आपके पास में। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरुण जी स्वागत आपका, लेकिन जपेंद्र जी जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ पहले हम जपेंद्र जी से ही जवाब ले लेते हैं, उसके बाद अरुण जी आपके पास में आएंगे, उनका जवाब देना जरूरी है। बहुत स्वागत जपेंद्र जी आपका भी, थोड़ी देरी से आप आए। आशीष जी बोल चुके हैं, दीपक जी को आपने लगभग थोड़ा बहुत सुना होगा। डबल इंजन की सरकार है लेकिन सिंगल के तरीके भी काम नहीं कर पा रही है, आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, बरसात का इस समय जो माहौल चल रहा है, अत्यधिक बरसात, इस पर्वतीय जनपद में हमारा प्रदेश आपदाओं से घिरा रहता है, और आपदा के रूप में ये एक नया जो एक अध्याय शुरू होता है बरसात में, हम उससे इनकार नहीं करते। ना तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच रही है और ना वे तो फिर ये डबल इंजन कर क्या रहा है, ये अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा? अभी हमने दीपक जी को भी सुना कि बरसात में आपने एक सीवरेज की एक प्रॉब्लम को बताया, तो सीवरेज की प्रॉब्लम तो राजधानी देहरादून में 100% पूरी तरह से कामयाबी के साथ सीवरेज का काम हुआ, सुचारू रूप से जारी भी है। आप सुनिए, आप माने ना माने, लेकिन कम से कम सुनिए। दीपेंद्र जी झूठ मत बोलिए, देखिए आप सच बोलेंगे हम स्वीकार करेंगे। नदी नाले नहीं बने आपके, आपकी सड़कें जो है वो नदी नहीं बनी हुई है, आप बताए तालाब नहीं बने हुए हैं। अच्छा दीपक जी, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी बात आ भी चुकी है, और मैंने भी लगभग वही सवाल उनसे कम शब्दों में कर दिया कि आप डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, लेकिन सिंगल इंजन जैसे वो हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। सामान्य रूप से भी कार्य अगर हो रहा होता तो हम शायद सवाल नहीं कर रहे होते, लेकिन अब उनको बोलने देंगे तभी शायद उनका जवाब बन पाएगा। हम ये भी विनती करते हैं, प्लीज उनको समय दीजिए। दीपक जी उनको सुनने दीजिए कम से कम। जपेंद्र जी आप बोलिए, जपेंद्र जी बोलिए आप। देहरादून शहर में जितने नदी नाले हैं, क्योंकि ये पर्वतीय जनपद है और पर्वतीय जनपदों के बाद यहाँ वैली का पहला टाउन है, और भौगोलिक दृष्टि से जितने नदी नाले देहरादून शहर के अंदर हैं, शायद ही वो भारतवर्ष के किसी अन्य शहर में हो। और जब बरसात कम होती है और उस कम बरसात की स्थिति में शहर का पानी पूरी तरह से बह के शहर से बाहर निकल जाता है। आबादी का जैसे जैसे दबाव बढ़ा है, दबाव बढ़ने के साथ साथ नदी नालों के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर हुआ है, और उस प्रेशर में सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। सरकार ने किया, और सीवरेज की योजना भी एक इसी प्रेशर का नतीजा थी। नहीं तो देहरादून जैसे शहर में कभी सीवरेज की कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी आज से 30 साल पहले तक। लेकिन अब आबादी के दबाव में और नदी नालों के किनारे जिस तरह से आबादी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, शहर बसना शुरू हुआ, 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और 2000 में जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो देहरादून शहर की आबादी कम से कम 6.5 लाख थी, जो आज 30 लाख क्रॉस कर गई है। तो हम इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि जब वो आबादी बढ़ी, उस आबादी के लिए घर बने, लोगों ने घर बनाए, लोगों ने शौचालय बनाए, तो शहर पे कितना दबाव आया। उसी दबाव के तहत स्मार्ट सिटी की योजना का यहाँ शुरुआत हुई, सीवरेज का काम हुआ, सीवरेज चलता है। लेकिन बरसात में जब अत्यधिक बरसात होती है पर्वतीय जनपदों में, सभी नदी नाले अपने उफान पर आ जाते हैं, अपना जो न्यूनतम स्तर है उसे क्रॉस करके वो अपने स्तर से बाहर बहने लगते हैं। तो कुछ समय के लिए निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं, कुछ समय के लिए शहर की व्यवस्थाएं बाधित होती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ढलानदार शहर है, नदी नाले अत्यधिक हैं, और कितनी भी बरसात आ जाए तो जो घंटे 2 घंटे के लिए असुविधा होती है, वो बरसात के बाद घंटे 2 घंटे के बाद शहर अपने उसी सामान्य रूप में आ जाता है। ये भी देहरादून शहर की एक खासियत है जो अन्य शहरों में शायद देखने को नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हम सरकार पे हैं,
आपकी उम्मीदें सरकार से हैं और ये 2 घंटे की भी मशक्कत हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे शहरवासियों को क्यों करनी पड़े, ये आपकी शिकायत जायज है और सरकार भी उस पर योजनाएं बनाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस पर मॉनिटरिंग करते हैं और अगली योजनाओं के तहत जैसे जैसे विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है तो ये घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की भी मशक्कत ना आए, ना इसमें जान माल की हानि हो, ना शहर का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो। उस दिशा में अनेकों प्रोजेक्ट बन रहे हैं और सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन आज जो अत्यधिक बारिश आने की वजह से न्यूनतम स्तर से ऊपर जब नदी नाले बहते हैं और हम फिर यहाँ ये कोड कर रहे हैं कि जितने नदी नाले देहरादून शहर में हैं शायद ही भारतवर्ष का कोई ऐसा शहर हो जहां ये हो, और बरसात के बाद थोड़ी देर के लिए असुविधा होती है, उसके बाद फिर शहर अपने सामान्य रूप में आ जाता है। लेकिन वो थोड़ी सी भी असुविधा ना हो, लोगों का जीवन बरसात की वजह से बाधित ना हो, जान माल की हानि ना हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में हम अपनी योजनाओं में सफल होंगे और शहर को वो हम सब दे पाएंगे जिसकी आशा हमारा विपक्ष भी करता है और हमारे शहरवासी भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, अभी जो जपेंद्र जी ने कहा कि भाई देहरादून में ये सारी चीज़ें हैं, इतनी अन्य किसी भी जगह पर नहीं होंगी, मुझे लगता है ये कहना, क्योंकि ना तो देहरादून की ऐसी कोई विशेष बहुत बड़ी आबादी है, अन्य और प्रदेशों में भी ये स्थिति होती है, ड्रेनेज को लेकर अलग अलग जगहों पर सवाल उठते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा प्रेशर या लोड देहरादून पर तो नहीं है। क्या ऐसा नजर आता है? और आखिर इन धंसी सड़कों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति नहीं है, ये देहरादून में भी है। अगर जलभराव की तस्वीरें देहरादून से ही सामने आएंगी, राजधानी है सर आपके प्रदेश की, तो फिर हम क्या आगे उम्मीद करें? आप तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो हम बेसिक स्मार्ट सिटी की अगर बात करें, बेसिक जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं भी आते, वहां पर भी ये सुविधाएं तो करता ही करता है कोई भी प्रदेश सरकार, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पा रही तो क्या कहा जाए? देखिए गरिमा, बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। एक तो ये है कि जब सड़कें बनती है तो जो तमाम विभाग सड़क खोदने के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनका आपस में तालमेल नहीं होता। सड़क बन गई, उसके 1 महीने बाद बिजली वाले आ गए कि हमें भूमिगत लाइन बिछानी है, फिर बन गई, फिर पानी वाले आ गए कि हमें लाइन बिछानी है, फिर बन गई तो टेलीफोन वाले आ गए। तो ये तमाम एक जो मिसमैनेजमेंट है, मैं ये कहूंगा कि अगर सारे विभाग समन्वित रूप से मिलकर काम करें, भाई अगर किसी को टेलीफोन लाइन बिछानी है, बिजली की लाइन बिछानी है, पानी की लाइन बिछाए तो पहले क्यों नहीं बिछाते जब सड़क बन जाती, या सीवर लाइन बिछानी है तो ये अब स्थिति ये हो गई है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए आप लगातार वीडियो भी दिखा रहे हैं जल भराव की, ये वास्तव में एक बड़ा संकट का विषय है, सोचनीय विषय है कि जिस स्मार्ट सिटी के नाम पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। कितने? 1,500 बिल्कुल सही बोला। 1,500 करोड़ के आसपास खर्च हो गए हो, और वो तस्वीर निकल के सामने ना आए कि आखिर 1,500 करोड़ में हुआ क्या है, और फिर से वही परेशानियां हो, तो सवाल उठने लाजमी है। देखिए विपक्ष भी उठाएगा, जागरूक नागरिक भी उठाएंगे, अलग अलग एनजीओ भी उठाएंगे। इसलिए उठाते हैं कि आपने जब दावा किया था स्मार्ट सिटी बनाने का तो बहुत सारी चीजें थी, उसमें एक ये भी थी कि सड़कों पे गड्ढे ना पड़े। अब आप ये लगाइए कि लगभग 1 महीने से बरसात हो रही, हम जुलाई की बात करें, और 1 महीने में अगर आप किसी भी सड़क में निकल जाएं तो वहां जो मेटल बिछाया था वो उखड़ा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए। अब कई जगह गड्ढों को भरने के लिए उसके ऊपर सीमेंट की टाइलें ठोक दी गई कि ताकि वो जो गाड़ी है वो डिसबैलेंस ना हो या कोई नुकसान ना हो। कई जगह टाइल्स हैं, मैं दिखा सकता हूं उनको। तो स्थिति यह है, आपने, मेरी समझ में ये नहीं आता, पहले हम, अभी मैंने एक डिबेट में और बोला था, पहले हम अगर पुरानी बनी हुई सड़कें देखें वो 10 साल बाद भी वैसी की वैसी है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, भले उन पर दोबारा मेटल बिछा दिया हो, लेकिन जो ताजी बनी हुई सड़कें हैं वो 6 महीने में, साल भर में कैसे उखड़ जाती हैं, ये समझ से परे।
आखिर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म था पहले कि वो सड़कें सालों साल दुरुस्त रहती थी, और अब ऐसा कौन सा मैकेनिज्म आ गया एआई के जमाने में कि सड़कें 3 महीने में भी झेल नहीं पा रही और उसमें गड्ढे दिखने लग जाते हैं। तो तमाम चीजों में देख के शंकाएं पैदा होती है कि आखिर काम हो किस तरह रहा है। हमारे बहुत से साथी कमीशन की बात करते हैं, निश्चित तौर पर कमीशन आज की तारीख में सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन क्वालिटी भी तो कोई चीज होती है। उस क्वालिटी का क्या हुआ जिस क्वालिटी की गारंटी टेंडर में होती है? आखिर उस ठेकेदार की जिम्मेदारी क्या है? अब वो ठेकेदार कहते हैं कि वो कमीशन में इतना पैसा चला गया, ठेकेदार ने लीपापोती कर दी, तो आखिर में जिम्मेदारी तो ठेकेदार की या उस इंजीनियर की है जिसके अंडर में वो सड़क बनी, और वो जिम्मेदारी आज तक आयत नहीं हुई। उसी तरह मैं कहता हूं सड़क के किनारे अतिक्रमण है, होने देते हैं, जब पक्का हो जाता है उसके बाद कभी विभाग सो के उठता है, उसके बाद वो तोड़ा जाता है। तो उससे 2 नुकसान होते हैं। आज तो आपकी सरकारी मशीनरी का टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, और आप अगर पहले ही अतिक्रमण को रोक दे तो ये दिक्कत ना आए, लेकिन दिक्कत आती है। और इसमें भी आज तक किसी इंजीनियर के खिलाफ, सुपरवाइजर के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। अब हाल में दीपक भाई बता रहे थे, कल परसों की घटना है कि गहरे नाले में 2 बच्चियां नहाने गई या डूब गई। फिर उस नाले का जिम्मेदार कौन है कि जिसने खुला छोड़ दिया? वो भी तो बात है कि आखिर उस इलाके में जिसने नाला बनाया कोई इंजीनियर होगा, कोई सुपरविजन किया होगा, आखिर उनके हत्या के मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होता? अगर कार्रवाई होने लग जाए तो मुझे लगता है कि एक सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, इसलिए फर्क ही नहीं पड़ता चीजों का। अब यह सारी स्थितियां गरिमा, देखिए बहुत गंभीर सवाल है और बहुत गंभीरता से इसके जवाब मुझे लगता है जपेंद्र भाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि दिक्कत होती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 1-1.5 घंटे बाद पानी उतर जाता है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग रोज इस देहरादून को झेल रहे हैं, बरसात में भी झेल रहे हैं, गर्मी में झेल रहे हैं, सर्दी में भी झेल रहे हैं। और स्थिति यह है, पूरे उत्तराखंड की अगर स्थिति देखें तो बरसात में आपदा का डर, और सर्दियों में आगजनी का, गर्मियों में आगजनी का डर। और फॉरेस्ट विभाग या हम कहें पीडब्ल्यूडी है, एनएच है, ये कोई कारगर योजना क्यों नहीं बना पाता कि आग ना लगे और अगर सड़कें ठीक रहे, सब चीजें। आज स्थिति यह है कि बार बार 4 धाम यात्रा बाधित हो रही है। सरकार को सूचना देनी पड़ती है कि फिलहाल बारिश के कारण या लैंडस्लाइड हो गया, मलबा आ गया सड़क पे, तो सड़क बाधित है। जब तक वो सुचारू नहीं होती तब तक यात्रा ना करें। रोक दिए जा रहे हैं यात्री जगह जगह। कल ही मैं कहीं देख रहा था कि सोनप्रयाग में हजारों यात्री, 2000 से ज्यादा यात्री रोक दिए गए। अब उन यात्रियों को वहां सुविधा रहने की, खाने की सब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी एक सवाल है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इनका जवाब गंभीरता से आखिर ढूंढना तो सरकारी मशीनरी को ही पड़ेगा। हम लोग कितनी भी बहस कर लें, हमारी बहस से वो नतीजे नहीं निकलने वाले नहीं है। जी गरिमा। ठीक है सर, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास में और मेहमानों के साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी को हमने सुना, वापस से अपनी चर्चा का रुख करेंगे। आशीष तानी जी के साथ शुरुआत करेंगे। आशीष जी, आप जवाब से कितना संतुष्ट नजर आए? जपेंद्र जी ने जो बातें कही, आपको लग रहा है कि इन समस्याओं के कारण ही प्रदेश में चीजों को, स्थिति को बेहतर नहीं किया गया? आशीष जी देखिए, हाँ, एक कहावत है हमारे यहाँ, यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसे इनके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, वैसे इनके प्रवक्ता, यानी जवाब इन्होंने कोई दिया ही नहीं है। हम ही कह रहे हैं कि देहरादून कोई पहली बार तो पहाड़ों में नहीं आया, देहरादून तो सदियों से पहाड़ों में ही है, और देहरादून में सड़कें ऊंची नीची हैं, पानी निकलता है, नालों से निकलता है, ये भी सबको पता है, ये भी सैकड़ों वर्षों से निर्धारित है। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार बनाई थी, ये कह के कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब स्मार्ट सिटी का तो पता नहीं, स्मार्ट सिटी भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी बारिश के जो अलर्ट के मामले में क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए। जैसे एक केंद्रीय सरकार का एक डायरेक्शन है कि वाटर ड्रेनेज, यानी जमीन को पानी से रिचार्ज करने का सिस्टम है। मुझे ये महाराज बता दें, पता करके किसी से भी, इनके तो बार बार मेयर भी जीतते रहे, सांसद भी जीतते रहे, विधायक भी जीत रहे हैं, ये बता दें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम नगर निगम ने, राज्य सरकार ने कहां पर लगाया? देहरादून घाटी में बसा हुआ शहर है,
घाटी के अंदर कहाँ पर लगा है ये हमें कहीं दिखा दें, हम सब लोग चलेंगे देखाएंगे। दूसरी बात, अब बात आती है कि प्रबंधन की, जिसके लिए आप सैकड़ों करोड़ का बजट हर साल खर्च करते हैं और मौका देखकर ब्रेड पर लगे मक्खन की तरह चाट कर खा जाते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जो बजट खर्च करते हैं, अभी मैंने विनय रोहिला जी का जिक्र किया जो अभी बाइट दे रहे थे। विनय रोहिला जी जिस विभाग के आपदा प्रबंधन मंत्री बनाए गए हैं, हम तो जानना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कौन कौन से प्रस्ताव दिए और उसका बजट कितना है और कितने प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। दूसरा, ईटीपी प्लांट लगाने की बात थी। ईटीपी प्लांट पूरे उत्तराखंड के सभी शहरों में लग जाने चाहिए थे। नालियों में सीवर का पानी बह रहा है, नालियों की गंदगी का पानी बह रहा है, और तो आप उसको नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय कर पाए इस बारे में आपको बताया जाना चाहिए था। हम ये सवाल आपसे जो पूछ रहे हैं वो इसी संबंध में पूछ रहे हैं, लेकिन आप जो जवाब देते हैं वो जवाब कहीं और के देते हैं। हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन इस देश की और प्रदेश की जनता आपसे वो सवाल पूछती है कि आपदा प्रबंधन अब ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों में नहीं होता, मैदानी क्षेत्रों में भी आपदाएं आती है, बाढ़ आती है और बहुत विकराल रूप लेकर आती है। वही क्लाउड बस्ट की घटनाएं हैं, पानी को एकदम से अगर निकासी का रास्ता नहीं मिलता तो बड़े बड़े निर्माण टूट जाने की घटनाएं हैं, और कहीं ना कहीं जिस समय बारिश होती है तेज प्रवाह का पानी जब सड़कों से निकल रहा है तो आवागमन भी प्रभावित होता है, मानव जीवन को और उन भवनों को भी खतरा है जिनमें वो रह रहे हैं। आप अगर इतनी बारीक सी चीज, सीधी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी आप विकास की अवधारणा से ही बहुत दूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे पहला काम, यदि आप सबसे पुराने शहर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो वहां पर भी नालियां थी, नालियां बेहतरीन थी और बनाई गई। आपने सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ काट दिए, ग्रीन बेल्ट के नाम पर आपने कुछ दिखाया नहीं है। जब देहरादून के नक्शे को ऊपर से देखते हैं, जिसमें जहां पर लीची के पेड़ घर में होना एक अनिवार्य व्यवस्था थी, आज मुझे बताइए कि पूरा कंक्रीट का जंगल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। आपने एक पॉलिसी बनाई कि जब नई कॉलोनी डेवलप होगी तो 35% एरिया कंस्ट्रक्शन होगा, बाकी खुला छोड़ा जाएगा। उस खुले में भी आपने टाइल्स बिछा दी और ग्रीन पट्टी जो उसका 35% क्षेत्र, यानी खुले छोड़े गए क्षेत्र का 35% की बात करता हूँ, उसमें ग्रीन बेल्ट बनाई जानी है, हरियाली बनाई जानी है। आपने केवल घास उगा के छोड़ दी, आप इसे पर्यावरण बता रहे हैं। देहरादून जैसा प्राकृतिक रूप से जो कहते हैं खुशहाल जो शहर है, उस देहरादून के अंदर भी AQI थोड़ा खतरनाक लेवल पे जा रहा है। ये सब चीजें अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे, प्रदूषण को दूर नहीं कर पा रहे। अभी कुछ दिन पहले एक हाईवे बना था, उस हाईवे को आपने 36 फीट कर अपनी महान उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री जी खुद कई घंटे लगाकर यहाँ पर उद्घाटन करते रहे, एक कभी इस कोने का उद्घाटन, कभी दूसरे कोने का उद्घाटन, लेकिन उसके बाद क्या नुकसान हुआ? आज दिल्ली से देहरादून आते हैं 2.5 घंटे में, उसके बाद वो ऋषिकेश जाने के लिए भी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने इससे बचने के लिए क्या उपाय किए? हालांकि मेरी जानकारी में है कि दिल्ली देहरादून हाईवे से एक रास्ता हरिद्वार की तरफ सीधे भी काटा गया है, लेकिन जिस तरह से ये सब चीजें बनाई जा रही हैं, आप इनका उपयोग कहीं बेहतरीन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ना तो आप भीड़ का प्रबंध कर पा रहे हैं, ना बारिश के पानी का प्रबंध कर पा रहे हैं, और ना ही यात्रियों के लिए अच्छे प्रबंधन कर पा रहे हैं। तो आप कौन सा प्रबंधन कर रहे हैं? अब मैं जानता हूँ विनय रोहिला जो व्यक्ति हैं, जिनको आपने बहुत बड़ी गाड़ी दे रखी है और गनर और सब तमाम सुविधाएं दे रखी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में ही दिखाई देते हैं। आपदा प्रबंधन के समय में मुख्यमंत्री के साथ काम करते हुए दिखाई नहीं देते। तो आप सब लोग जब ऐसे ऐसे गमलों को आपने लगाया हुआ है जो कुछ काम के नहीं है, तो इन्हें हटा दीजिए। क्यों राज्य का जो गाड़ी कमाई है उसको बर्बाद कर रहे हैं? यही हमारे सवाल है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है बीजेपी के लोगों से। आप सत्ता में, आप सत्ता का सुख भोगिए, लेकिन सत्ता की मलाई इतनी ना चाट जाइए कि पूरे उत्तराखंड का बजट को आप चट करके जाएं, और जब हमारे हाथ में टूटी हुई सड़कें, खराब घटिया क्वालिटी के निर्माण और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी तंत्र दिखाई देगा, तो हम निश्चित रूप से, हमारी जो अगली पीढ़ी है वो भी, और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी, वो निश्चित रूप से और आपको दोष देने का काम करेगी, और आप उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि संबंधित मंत्री का इस्तीफा, उस पुल से जुड़ा हुआ जो भी मंत्री था उसका इस्तीफा हो जाना चाहिए था। आपने नहीं कराया, ये आपकी बेशर्मी है, तानाशाही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चलिए जपेन जी से जवाब ले लेंगे। जपेन जी देखिए, पुल वाला जो मसला था वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। आप उसे अप्रोच रोड कहिए, कुछ भी कह दीजिए, हमने उस पर चर्चा की थी, लेकिन वो सवालों के घेरे में था। उस पर अब तक कोई रिएक्शन बड़ा ना देना, ये अपने आप में भी एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। पुल वाली घटना ने कांग्रेस की राजनीति को पूरे देश में बेनकाब की।
अच्छा, पुल तो क्या आपने क्या किया, आप अपना बता दीजिए। हाँ, और आपके उस घटना ने कांग्रेस की राजनीति बेनकाब कर दी, बिल्कुल ठीक किया। अब आप बताइए कि हाँ, आपकी सरकार आपकी ने क्या जिम्मेदारी क्या थी? मेरा भी यही सवाल है। प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप लोग बोले ना, ताकि वो क्या कहेंगे वो जवाब भी आना जरूरी है। जतिन जी बोलिए। हम तर्क वितर्क करते ही नहीं है अपने साथी वक्ताओं से। हम कहते हैं जब ये बोल रहे हैं तो पहले भैया तुम कितने आरोप लगाने हैं लगा दो। ठीक ठीक ठीक, चलिए हमें आप जवाब जितने दीजिए। अब दीप आप जलाने हैं चला दो। मैं जपेन जी उसके बिल्कुल बाद नहीं चाहती कि आप इस तर्क वितर्क में आशीष ने एक टिप्पणी की, आप बच जाएं जवाब देने से। मैं जवाब आपसे चाहती हूँ, बोलिए आप। देखिए, हाँ, पुल अपनी जगह पूरी तरह से सुरक्षित था, मजबूत था। हाँ, उसमें त्रुटि हुई, हम मानते हैं। जो पैच रोड है या जो उसका पैच वर्क होना था, उस पैच वर्क में वो लापरवाही का नतीजा सामने आया। वो आपने हमने सबने देखा। और उस पैच वर्क के उस कार्य को आने वाले 4-5 घंटों में पूर्ण भी कर लिया गया, ये भी हम सबने देखा। वो नहीं होना चाहिए था। कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से नहीं हुई। क्योंकि नहीं इसलिए हुई क्योंकि वो एक छोटी सी त्रुटि थी, उस त्रुटि के ऊपर काबू पा लिया गया। लेकिन कांग्रेस तो सुबह ये सोच के बैठी थी कि शाम तक ये पुल आज बारिश में बह जाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक बारिश हो रही थी। जल का स्तर भी बहुत था वहां नदी में, और उसका प्रेशर भी बहुत था। तो कांग्रेस की बाँछें खिल गई थी कि भाई आज शाम तक ये पुल बहा और हमारी राजनीति चमकी। जबकि कुदरत ने ऐसा नहीं होने दिया। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निर्माण कार्य की मजबूती अपनी जगह अटल टिकी रही, और शाम तक वो गड्ढा भर दिया गया। और शाम 7 बजते, सुबह 11 साढ़े 11 कार्य शुरू हुआ मरम्मत का, और 7 बजे यातायात सुचारू रूप से उस पुल के ऊपर से गुजर रहा था, चाहे वो हैवी व्हीकल्स थे, चाहे वो लाइट व्हीकल्स थे। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, और उस त्रुटि के लिए जांच भी बिठाई गई। किसी भी दोषी का बचना नामुमकिन है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित उत्तराखंड के जिस पहिए को आगे ले जाने का काम कर रही है, उसमें अगर कोई भूल चूक होती है, कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है, और उसमें अपना बेगाना देखे बिना, सोचे बिना गलती करने वाले को उसकी गलती की सजा मिलना लाजमी है। भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाइयां हो रही हैं। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल के अंदर थी, जेल के अंदर है, जेल के अंदर रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं छोटी त्रुटि होती है तो हमारे सम्मानित विपक्ष का पूरा अधिकार है हमें कोसने का, हमें जगाने का, उसके ऊपर जवाब मांगने का। हम उससे कहीं पे भी ना तो भयभीत होते हैं, ना भागने का प्रयास करती है सरकार। उसका जवाब भी दिए जाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाइयां भी की जाती हैं, और जहां विपक्ष के अच्छे सुझाव हो उन सुझावों का पालन भी किया जाता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, विपक्ष को राजनीति करनी है, विपक्ष को राजनीतिक मुद्दे खड़े करके अपने राजनीतिक लाभ देने की दृष्टि से आगे बढ़ना है। लेकिन जिस तरह से उस पुल के मामले में प्रदेश कांग्रेस ने मुंह की खाई, और शाम आते आते इनके उस नैरेटिव की हवा निकल गई, और उसकी हवा मीडिया नहीं निकाली। जब मीडिया पल पल की खबरें, पल पल की कवरेज दिखा रहा था, क्योंकि इन्होंने तो मॉर्निंग में ऐसे प्रोजेक्ट करा जैसे शाम 4-5 बजे तक ये पुल बह जाएगा और इनके लिए राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा। लेकिन वो शाम 4-5 बजे तक आते आते तो वो सारी समस्या ही दूर हो गई, और इन बेचारों को सपने में भी नहीं इन्होंने सोचा था कि भाई नैरेटिव फिक्स करते करते उस नैरेटिव के जाल में प्रदेश कांग्रेस खुद ही उलझ जाएगी। और चलिए नहीं, लेकिन ऐसा लेकिन ऐसा प्रदेश की जनता ने नहीं देखा, ऐसा प्रदेश की जनता ने नहीं देखा। और ना हम ये कह रहे हैं कि वो शाम तक पुल बहने वाला था। आखिर उस पुल में वो जो त्रुटि आई वो क्यों आई, ये बड़ी बात है। आप जांच, वो रटे रटाए जवाब है कि हमने जांच बैठा दी, हमने कमेटी गठित कर दी, अब सच सामने आएगा। हर मामले में यही जवाब तो मिलना होता है क्या? कुछ और जवाब होता है? नहीं होता। आशीष जी, मैं आती हूँ। देखिए, थोड़ा और मेहमान भी हमारे साथ में, उनको भी हम सुनते चले। मैं आऊंगी आपके पास, आपका रिएक्शन जरूर लूंगी। अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण जी,
देखिए, ये नैरेटिव सेट करने का हमने चर्चा की थी, मुझे शायद जितना याद है आप भी उस दिन हमारे साथ में थे, कि अप्रोच रोड कहकर उसको बचने का प्रयास किया जा रहा था। कोई भी रोड, मैं कहती हूँ पुल क्या, वो एक सामान्य सड़क भी होती, हम तब भी सवाल करते, और वो पुल था। इतनी जल्दी अगर त्रुटियां आ रही हैं तो सवाल उठेंगे कि भाई आप तो डबल इंजन में, बार बार अभी पहला सवाल जपिन जी साहब ने यही कहा, भाई डबल इंजन है आपका, तो डबल सेफ्टी डबल सिक्योरिटी की हम उम्मीद करते हैं, क्यों नहीं है? अरुण जी देखिए गरिमा, हमने उस दिन भी बात करी थी कि आप कह रहे हैं अप्रोच रोड, हाँ। लेकिन है तो वो पुल का ही हिस्सा। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, पुल अपनी जगह खड़ा है, लेकिन पुल को जोड़ने वाली रोड अगर गड्ढे में तब्दील हो गई है, हाँ, तो उस पुल तो से जो व्यक्ति उस रोड पर जाने वाला था उसका क्या हश्र हो सकता था? बिल्कुल, हाँ। मैं यही कह रहा हूं। आप देखिए, है तो वो निर्माण में कमी, और आप ये बताइए कि अब तक ठीक है वो जांच चल रही है, वो चलती रहेगी, आज तक बहुत सारी जांचें हो रही है, किसी की रिपोर्ट नहीं पता लगती कि किस जांच में क्या हुआ, लेकिन है वो 16 करोड़ की लागत से बना पुल, उसमें ये रोड भी रही होगी, अप्रोच रोड, ऐसा तो है नहीं कि रोड नहीं रही होगी, और 16 दिन में वो उसमें एक बड़ा गड्ढा पड़ जाए और पूरी की पूरी मिट्टी बह जाए, तो आखिर वो टेक्निकल जो टीम है वो किस लिए रखी हुई है, उसका काम क्या है? इसका मतलब इस पे घोर लापरवाही बरती गई। अब हम कितनी भी सफाई दे दें कि वो 10 घंटे में तैयार हो गया या 11 घंटे में तैयार हो गया, वो अब अलग विषय है, क्योंकि वो गड्ढा भरा गया। आज भी स्थिति वही है कि आपने वो चैनलाइज करके, जो उस गड्ढे के नीचे पानी आ रहा था वो पहले से आ रहा था, सबको पता था, वो चैनलाइजेशन पहले भी हो सकता था कि पानी को पुल की अप्रोच रोड से दूर ले जा सके, जो पिलर है उससे दूर कर देते पहले ही। आपने अब करना शुरू किया जब वो आप एक बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आप सामने आ गई। देखिए, और आज तक उसमें कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, ना किसी इंजीनियर के खिलाफ हुआ है, या हम ये कहें कि किसी अधिकारी के खिलाफ हुआ। आखिर आपके पास नीचे से ऊपर तक पूरी टीम बैठी है, सचिवालय में भी, विभाग में भी। आखिर ऐसे कौन सी ये चीजें हो रही हैं कि आप एक जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे किसी की? आखिर किसी की तो गलती होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो हुआ, आपकी मैन पावर लगी, पूरे दिन वो पुल बंद रहा, लोगों को कितनी दिक्कतें हुई होगी। उस तमाम बच्चे इस देहरादून के उस पुल के पार बने हुए इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, उसमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है। आखिर कितना नुकसान आप करेंगे बार बार? पहले तो वो पहले 1 साल पहले टूट गया पुल, और उसके बाद बनाने के बाद, बनाते ही 16 दिन के अंदर अगर किसी निर्माण का, नए निर्माण का ये हश्र हो रहा है। मैंने अभी भी कहा कि नई सड़कें बनती है, पता नहीं लगता 3 महीने में, 6 महीने में उनमें गड्ढे कैसे निकल आते। फिर कमियां किसकी है? ये जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। आप ठीक है, आज भाजपा की सरकार है, बीते पहले कांग्रेस की थी, आने वाले समय में हो सकता है इस राज्य में मिलीजुली सरकार बन जाए, निर्दलियों की, कांग्रेस की, या निर्दलियों के साथ बीजेपी की, उसका भविष्य कोई नहीं जानता। लेकिन आखिर में जिसकी भी सरकार रहे, जिम्मेदारी तो किसी ना किसी की होगी ना। स्कूल्स की है, जितने भी निर्माण हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनमें किसी की तो जिम्मेदारी है। आखिर बनाने वाला कौन है, सुपरविजन करने वाला कौन है? जब ये पुल बन रहा था तो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बीसीओ बार गए थे, अपर सचिव गए थे, और लोग गए थे। आखिर उन्होंने देखा क्या? और जो टेक्निकल रिपोर्ट्स उनके पास आ रही थी उसमें उन्होंने पढ़ा क्या? वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस है, पीसीएस है। तो ये देखिए, ये तमाम चीजें हैं, और आज वो वक्त आ गया है, आप बहुत अच्छी सरकार की घोषणा कर दें, मैं अपने आप में कह दूं कि अरुण शर्मा बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का प्रतिफल जनता क्यों भुगते? उस जिम्मेदारी की लापरवाही का फल जनता क्यों भुगते? तो ये स्थिति है गरिमा। और अगर ये नहीं सुधरी तौर पे देखिए, आने वाला समय किसी की भी सरकार हो, उसके खिलाफ यहां उत्तराखंड में भी वो स्थिति आ सकती है जो दिल्ली जंतर मंतर में हुई या कनॉट प्लेस में हुई, वो स्थिति आ सकती है। और यहां तो और खतरनाक ये है कि यहां हर तीसरे परिवार का कोई ना कोई आदमी फौज में है, फोर्सेज में है, या उससे रिटायर हो। यहां और ज्यादा दिक्कत वाली बात है, जो लोग
हम जिनको देशभक्त मानते हैं, बहुत सहनशील मानते हैं, हम ईमानदार मानते हैं, जिम्मेदार मानते हैं, ये वो प्रदेश है। ठीक है कि जहां पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए बचना नहीं, जिम्मेदारी लेना सीखे कोई भी हो। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास में। दीपक रावत जी हमारे साथ में। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे सर? जिम्मेदारी जपेन जी मैं आऊंगी, लास्ट रिएक्शन जल्दी से, फिर आशीष जी और आपका ही लेंगे। पहले दीपक जी को सुन लेते हैं। देखिए, जिम्मेदारी के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी उस कहानी की याद दिला रही है जिसमें एक बिल्ली के पांव में चोट लग जाती है और फिर पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। तो चारों भाई इस बात पे झगड़ते हैं कि बिल्ली किसकी है और उसके पांव में चोट किसकी लगी थी। जी। ये कहानी मुझे याद आ रही है भारतीय जनता पार्टी की पूरे। हाँ। ये पूरी कहानी याद आ रही है। आप देखिए कि जिस दिन वो पुल गिरा, इंजीनियरों ने कहा डिजाइन बिल्कुल सही है, अप्रोच जो खामी है वो डिजाइन में नहीं है। अप्रोच रोड जहां बनाने वाले का ठेका पीडब्ल्यूडी का था उसकी है, और आज जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है जांच की, उसमें भी जो प्रोजेक्ट का डिजाइन है उसमें प्रशंसन उठा हुआ है गरिमा जी। तो बिल्कुल सही अरुण जी सही कह रहे हैं कि वो इंजीनियर जो थे वो क्या देख रहे थे भाई। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई थी, जब डिजाइन उनके सामने आया था, तो वो क्या कर रहे थे? वो कमीशन खा रहे थे अरुण जी, उनको कमीशन खाना था। यदि आपने कमीशन खाना होता है तो आपको फाइल आगे सरकार नहीं होती है, पढ़नी नहीं होती है। अगर पढ़ी होती तो डिजाइन में खामी नजर आ जाती। जैसे आप पत्रकार हैं, आपको समझ में आ जाता है कि गलती कहां हो रही है रिपोर्ट बनाते टाइम, क्योंकि आप पढ़ते हैं। लेकिन जब इंजीनियरों को कमीशन खाने की आदत पड़ जाए, नेताओं को कमीशन खाने की आदत पड़ जाए, तो फाइल को सिर्फ सरकाया जाता है, ठीक है, पढ़ा नहीं जाता है। उसी का खामियाजा जनता भुगत रही है और ये प्रदेश भुगत रहा है। ठीक है, आशीष जी आप कुछ कह रहे थे जल्दी से, फिर लास्ट रिएक्शन जपेन जी का होगा। आशीष जी। जी, मेरा एक सवाल था, जपेंद्र जी अगर चाहेंगे तो जवाब दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं और उन्होंने 3 घंटे के अंदर इस पुल में मलबा भर के अपने मामले को छुपाने और ढकने का काम कर लिया। लाल तप्पड़ हरिद्वार पे, हरिद्वार रोड पर, वहां पर वो पुल 1 साल से टूटा हुआ है। क्या मुख्यमंत्री जी उस इलाके के या फिर उनकी वो उधर जाते नहीं है, या फिर आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी कुछ बताया नहीं है? जरा मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए जपेन जी आखिरी रिएक्शन जल्दी से आपका बताइए, जवाब भी दे दीजिए उनका और जो कहना है। हाँ, किसी भी विकासशील देश को, विकसित राष्ट्र या विकासशील प्रदेश को विकसित प्रदेश में बदलने में भ्रष्टाचार एक नासूर की तरह होता है, और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी का ये पूरा ईमानदारी से ये प्रयास है कि इस नासूर से कैसे मुक्ति पाई जाए और उसी दिशा में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाइयां पूर्व में हुई हैं और आगे भी अगर भी नहीं हुई, एक भी आदमी नहीं है। जवाब दे रहे हैं आपकी बात नहीं दे रहे ना, आप टाइम काट रहे हैं। अरे एक भी आदमी पर कार्रवाई नहीं हुई, एक कंपनी पर कार्रवाई नहीं हुई, ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर किसी त्रुटि निकल कर आती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां अमल में आप सबको नजर आएंगी। अब आते हैं हम लाल तप्पड़ के प्रकरण में। हम समझते हैं कि लाल तप्पड़ से जो है हमारे सैनी जी को देहरादून आने में वो परेशानी का एक सामना करना पड़ता है, तो उसकी डीपीआर तैयार है। सैनी जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, और बहुत जल्द ही, थोड़ा सा बरसातों में व्यवधान आ रहा है, नहीं तो वो आपकी समस्या का निराकरण हो गया होता। लेकिन हमें ये लगता है कि बहुत जल्द ही आपको उस दुविधा से गुजरना नहीं, ये जो गड्ढा भरा गया, ये जो गड्ढा भरा गया, इसकी डीपीआर कब? अभी तो हमने आपका गड्ढा भरा है मान्यवर, आपने अपनी समस्या बताई, हमने आपने ज्ञान लिया और आपसे छुपाने का काम किया। ठीक है, प्लीज अभी क्लोजिंग टाइम है, आप लोग आपस में। ठीक है जपेन जी, जल्दी से कंप्लीट करिए, आप जल्दी से कंप्लीट करिए। तो निश्चित सरकार की योजनाएं, सरकार की कार्यपद्धति और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के जपेन जी आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। आशीष जी आज बड़ी सौम्यता से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ, और उसका जवाब आप दे नहीं रहे। देखिए अब ये जवाब भी नहीं सुन रहे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सीधा जवाब दे दीजिए ना, मेरा सवाल यही है। करती रही है। चलिए ठीक है, देखिए आप लोग आपस में अगर ये लड़ने से बेहतर अगर सही तरीके से जवाब देंगे और उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे जिनकी लापरवाही के चलते आज आप दोनों को आरोप प्रत्यारोप करना पड़ रहा है,
तो अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए, जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ताकि बेहतर चीजें होंगी। नहीं जतिन जी, ये जवाब की उम्मीद हमें बीजेपी से कतई नहीं है। आप डबल इंजन के साथ अगर ये कहेंगे कि सब जांच बिठा दी है, कमेटी गठित कर दी, सब इन रटे जवाबों के लिए जगह नहीं है। ठीक है, उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो आपदा या फिर सरकारी लापरवाही अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस बरसाती मौसम से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई परेशान कर देने वाली हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चीजें बेहतर होंगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।